हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो और बीटीसी का ये 8वां वीडियो होगा। और इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में 41 से 60 तक के क्वेश्चन को कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज की तीन विशेषताएं यानी तीन विशेषताओं को बताइए। समांतर चतुर्भुज की तीन विशेषताओं को बताना है। तो देखो, समांतर चतुर्भुज होता कैसे है, आप देखोगे कि चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंधाकृति समांतर चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर चतुर्भुज। मैं बात करूं, ये आपको कौन सी आकृति दिख रही है? ये है कौन सा? तो चतुर्भुज है। लेकिन ये कैसा चतुर्भुज है? तो ये बताओ, ये चतुर्भुज में भी कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। बात समझ में आ जाएगा। ये कौन सी आकृति है? समांतर चतुर्भुज की आकृति है। अब इसकी तीन विशेषताओं को पूछा है आपसे, तो आपको बताना है पहली विशेषता। आपको लिख कर आना है कि विशेषता ऐसे, क्योंकि आपको लिखना है ना, वहां विशेषताएं लिख लीजिए या विशेषता नंबर 1 लिखना है आपको। विशेषता नंबर 1 में आपको लिखना है कि भैया समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आपको क्या लिखना है? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लिख दिए, भुजा क्या होती है? बराबर होती है। जब आप लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के बारे में दूसरा विशेषता आपको लिखना है। तो दूसरी विशेषता आपको लिखना है समांतर चतुर्भुज की। तो लिखना है क्या कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लिखना है इसमें कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। लिख लिया, दूसरा लिख लिया आपने, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। और भी लिखना है कि समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं और दोनों एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तीसरी विशेषता आपको लिखना है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं तीसरी विशेषता आपकी, कि समांतर चतुर्भुज में आपको लिखना है कि दो विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण क्या भैया? दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। देखो, आपको इतना लिखना है, तब जाके आपको नंबर मिलने वाला। और भी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर, समांतर चतुर्भुज के दो निकटवर्ती कोणों का योगफल एक ऋज कोण होता है या 180 अंश होता है, और समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इस प्रकार से जब आप लिख कर आओगे प्रश्न संख्या 41 यानी समांतर चतुर्भुज के बारे में, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलने वाला है और एक नंबर आपको मिलने वाला है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, कहता है कि विषम बाहु त्रिभुज क्या? लो, फिर से परिभाषाएं पूछी जा रही हैं आपके एग्जाम में। कह रहा विषम बाहु त्रिभुज क्या है? तो देखो, विषम बाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कह रहा है? विषम बाहु त्रिभुज। मैंने पहले या दूसरे वीडियो में आपको त्रिभुज के सारे
नियम और सभी प्रकार के त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज है, वे सारे त्रिभुज आपको बताया था। विषम बाहु त्रिभुज के बारे में अगर बात करें तो देखो मैं सीधा सा बात करूं, लिखना क्या है आपको, हेडिंग डाल दिया आपने हेडिंग डाल दिया और आप लिखिए विषम बाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज, बात समझ रहे हैं, वह त्रिभुज, हिंदी में लिखिए आप, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजा, बात समझ रहे हैं, या तीनों भुजाएं, सभी भुजा अलग अलग माप की हो। कौन सी हो भैया, अलग अलग माप की हो। विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, वह कौन सी त्रिभुज कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज। तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, तो विषम बाहु। इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं। हो सके तो आप एक फिगर भी बना दीजिए, विषम बाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज ये, इसका चिन्ह बना दीजिए ऐसे, या फिर आप ऐसे बना दीजिए विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें प्रकार लिख दीजिए, बस पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, बातें समझ में आई। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि यक्स कह रहा है कि x माइनस वाई में क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल, यानी जोड़ने से, माना हम k जोड़ देते हैं जिससे योगफल हमारा 2x प्लस वाई हो जाए। क्या जोड़ दें कि 2x प्लस वाई हो जाए, तो देखो बस k का मान ज्ञात करना है, तो k को इधर ही रहने दो, सारी चीजें उधर, x उधर गया तो माइनस x हो गया, y उधर गया तो प्लस y हो गया, और सॉल्व कर दो, जो भी आएगा सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x, और y जुड़कर 2y हो जाएगा। तो आपको लिखना है और बॉक्स में कर देना है कि हमारा उत्तर है कि x प्लस 2y जोड़ देंगे अगर इसमें, तो हमें 2x प्लस y मिल जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है, कह रहा वृत्त के 3 गुण बताइए। लो, वृत्त के 3 गुण, मैं डायरेक्ट वृत्त के 3 गुण लिखता हूं। गुण नंबर 1 लिख लो, गुण किसके गुण, लिख लो वृत्त, इसके भैया वृत्त के गुण, और 3 गुण, तो पहला गुण लिख लो, पहला गुण लिख लो। वृत्त जो होता है, पहला गुण आपको लिखना है कि वृत्त एक 2 डायमेंशन होता है, लिख लो, वृत्त द्विविमीय आप लिखना, क्या लिखना, द्विविमीय लिखना आप, द्विविमीय आकृति होती है। क्या होती है, आकृति होती है, आकृति होती है, आपको लिखना, क्या लिखना, आकृति होती है। वृत्त द्विविमीय आकृति होती है। और दूसरा आपको लिखना है कि वृत्त के 3 गुण लिखना है, और वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त आप ऐसे लिख सकते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। क्या होता है भैया, व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास होता है। अपने भाषा में जितना अच्छा लिख पाएंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलने वाला है। वृत्त द्विविमीय आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। और तीसरा आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, वृत्त जो है केवल और केवल समतल सतह पर बनाया जा सकता है। वृत्त केवल कहाँ बनाया जाता है, समतल सतह पर बनाया जाता है। और आप एक चीज और लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। वृत्त के केंद्र से, कहां से, केंद्र से अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के केंद्र से अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं और कभी भी त्रिज्याएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। केंद्र से होकर जाने वाली रेखाएं केंद्र से होकर परिधि पर निशान खींच दिया जाए। जैसे मैं आपको बता दूं, ये क्या है, आपका वृत्त है। ये क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र से परिधि पर डाली गई दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है।
त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। वैसे वृत्त की परिभाषा आप कह सकते हैं कि किसी एक बिंदु से कुछ नियत दूरी पर खींची गई वक्राकार आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो जो भी आप समझना चाहें, 3 आपको लिखना है फुल नंबर लेने के लिए, तो आपको ये लिखना है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। क्या भैया, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अगर आपसे मैं बात करूं स्पर्शी रेखा किसे कहते हैं। देखो 2 वृत्त हैं और 2 वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्शी रेखा कहते हैं। और 2 वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा को हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। आप ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। आप लिखोगे 2 वृत्तों को स्पर्श करने वाली, 2 वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। अगला लिखो, अगला सवाल देखो आपके पास, कह रहा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब देखो आप लिखोगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो सारी चीजें आपसे पूछा जा रहा है और आपको बताना है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वस्तु या स्थान को गिनने के लिए प्रयोग, क्या गिनने के लिए प्रयोग किए जाने वाले, क्या भैया, प्रयोग किए जाने वाले है ना, संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिख दीजिए प्राकृतिक संख्या कहते हैं, बस प्राकृतिक संख्या कहते हैं, बस इतना ही तो लिखना। किसी वस्तु या स्थान को गिनने के लिए जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। या वस्तु या स्थान को गिनने के लिए प्रयोग किए जाने वाले संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या n बराबर आप नेचुरल नंबर बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4, एग्जाम्पल के तौर पर आदि लिख सकते हैं। ये सारी सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगला सवाल आपका है, कहता है कि भाज्य, भाजक और भागफल के बारे में बताइए। क्या बताइए, भाज्य बताइए कि भाज्य किसे कहते हैं, और भाजक बताइए और भागफल बताइए। इन सारी चीजों के बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, देखो ऐसे चिन्ह होता है जब आप विभाजित करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। फिर से देखेंगे, यहां पर होता है भाज्य, ये इसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और ये होता हमारा भाजक होता है, यहां होता हमारा भागफल होता है, और यहां हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। अब आप देखेंगे कि जब हम कभी लिखते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखो भाज्य दिया गया है, भाज्य वह संख्या होती है जिसमें किसी संख्या से क्या है, भाग दिया जाता है। भाज्य वह संख्या होती है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है, किसी संख्या से भाग दिया जाता है। किसी संख्या यानी भाजक से भाग दिया जाता है। अब आपसे भाजक पूछा है, भाजक वह संख्या होती है, भाजक वह संख्या होती है, भाजक वह संख्या होती है जो किसी संख्या को भाग देती है। भाजक वह संख्या होती है जो किसी संख्या को
विभाजित करती है, विभाजित करती है। बात समझ में आया? भागफल, भागफल वह संख्या होता है जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है? भागफल होता है। लिख सकते हैं, जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, जो उत्तर प्राप्त होता है, या जितनी बार भाग जाता है जो उत्तर प्राप्त होता है, उसे हम भागफल कहते हैं, उसे भागफल कहा जाता है। ऐसे आपको लिखना है, तब जाके आपको नंबर मिलने वाले हैं। बात समझ में आ जाएगा? चलिए अगला देखेंगे। अब अगला सवाल आपका है, कह रहा भिन्न से क्या तात्पर्य है? कहता है भिन्न से क्या तात्पर्य है, तो आपको लिखना है भिन्न से क्या तात्पर्य है, तो हेडिंग डाल दो भिन्न। वह संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, या होती हैं, उन्हें भिन्न कहा जाता है। या वस्तुओं को, संख्याओं को बांटने के लिए भिन्न का प्रयोग करते हैं। यहां पर p इज नॉट इक्वल टू, p नहीं q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी q का मान 0 नहीं होता है। q का मान क्या? 0 नहीं। अगला देखेंगे आप, कहता है कि संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, तो आपको लिख लेना है संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न लिख लेना है। अब आप समझो, जिस भिन्न में लिखना है कि जिस भी भिन्न में पूर्ण संख्या भी हो, जिस भिन्न में पूर्ण संख्या भी हो, उसे संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त भिन्न कहते हैं। क्या बात समझ में आ जाएगा? उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे आप डाल दो हेडिंग, जैसे लिख दो 4 सही 1 बटा 2, 5 सही 7 बटा 9, कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं? संयुक्त भिन्न हो। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता भागफल किसे कहते हैं? तो भैया भागफल किसे कहते हैं ये आपको समझना है। भागफल किसे कहते हैं? देखो, भागफल जब संख्या में भाग दिया जाए, जब किसी संख्या में भाग दिया जाए, बात समझ रहे, किसी संख्या से जो उत्तर प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? हमारा भागफल का। मैं लिख देता हूं, जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, तो जितनी बार भाग जाता है या उत्तर भागफल कहलाता है। भागफल कहलाता है। क्या ये बातें समझ में आ गया? इतना आपको लिखना, तब जाके आपको क्या मिलने वाला है? नंबर मिलने वाला। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा संख्या, कह रहा संख्या 16,292 में छा के स्थानीय मान में छा के स्थानीय मान और जातीय मान
जातीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 6 का स्थानीय मान अगर हम बात करें, 6 का स्थानीय मान, कौन सा मान? स्थानीय मान के बारे में बात करें तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6000 होगा। और 6 का जातीय मान के बारे में बात करें तो 6 का जातीय मान जो आपका होगा वो केवल 6 होगा। स्थानीय मान उसके स्थान को बताता है, जातीय मान उसके जात को बताता है। इस प्रकार से लिखेंगे तब जाके आपको नंबर मिलने वाला है। अगला सवाल देखेंगे, 5 अंकों की बड़ी से सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी भैया? 9999। आपको लिखना है वहां पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है वहां। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दिए 99999। और छोटी से छोटी संख्या तो भैया छोटी संख्या लिख लो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो 10000 हो गया। इनका अंतर बताना है तो माइनस कर देना, तो आएगा क्या? 89999 सवाल का उत्तर हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल कहता है 1 से लेकर 100 तक, क्या कहता है? 1 से लेकर 100 तक की समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का सूत्र मैं बताता हूं। प्राकृतिक संख्या का योग क्या निकालना है आपको? योग। तो इसका सूत्र होता है n × n + 1 बाई में 2 लिखना है। अब 1 से लेकर 100 तक 1 2 3 4 डैट कहाँ तक? 100 तक। अब यहां पर लिखोगे n × n + 1 बाई में 2, n की जगह 100 और n + 1 यानी 100 + 1 101 और बटे में 2, 2 पंचे 10 यानी 50। आया क्या? 50 गुणे में 101। जब इन्हें आप हल करोगे तो आएगा क्या? 50 और 50। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा और लिख कर आ जाओगे, ये सवाल का उत्तर है 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगला कह रहा कि परिधि को परिभाषित कीजिए। किसे परिभाषित करना है? परिधि को परिभाषित करना। परिधि, देखो परिधि क्या है? किसी भी आकृति, आप लिख लो, लिखना है किसी भी आकृति के चारों ओर, क्या लिखना भैया? किसी भी आकृति के चारों ओर की दूरी के योग को, चारों ओर की दूरी के योग को परिधि या परिमाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमाप कहा जाता है। आज बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है क्योंकि सारी परिभाषाएं दी गई हैं। किसी भी आकृति के चारों ओर की दूरी के योग को परिधि या परिमाप कहा जाता है। बस आपको इतना समझना है। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कोण को परिभाषित कीजिए। क्या कह रहा है? कोण को परिभाषित कीजिए। तो मैं परिभाषा दे रहा हूं, कोण को परिभाषित कर रहा हूं। देखो आपको लिखना है कोण के परिभाषा के रूप में कि किसी एक स्थान से, किसी भी एक स्थान से किसी भी एक स्थान से गुजरने वाली दो किरणों के बीच झुकाव को कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता भैया? कोण कहा जाता है। कह रहा किन्हीं भी एक स्थान से गुजरने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को
क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। क्या बात समझ में आ जाएगा? कोण किसे कहा जाता है, ये बातें आप सभी को समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो रेखाओं के बीच के झुकाव को भी हम कोण कहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, सही है। किन्हीं दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कह सकते हैं, या किन्हीं दो रेखाओं के, जैसे एक बिंदु है, यहां से दो रेखाएं गुजर रही हैं, तो यही तो किरणें हुई। इन्हीं के बीच दो रेखाएं, जैसे एक बिंदु से दो रेखा गुजरे, इनके बीच के झुकाव को हम क्या कहेंगे? कोण। या एक बिंदु से दो किरणें गुजर रही हैं, तो इनके बीच को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। ये आपको समझ। अगला सवाल आपका है, अगला देखिए, कह रहा त्रिभुज किसे कहते हैं? लो, त्रिभुज की परिभाषा आ गई। तो अभी अभी मैंने बताया त्रिभुज की विषय। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है कि तीन भुजाओं से मिलकर, या आप कह सकते हैं कि तीन आसरेख बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली बंद आकृति। लिख सकते हैं तीन आसरेख बिंदु को मिलाने से बनने वाली बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? त्रिभुज कहलाती है। जैसे एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, इन दोनों तीनों बिंदु को मिला देंगे, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? त्रिभुज। यानी तीन आसरेख बिंदुओं को मिलाने से, एक सीधी रेखा में ना हो या तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो आपको लिखना, तभी आपको पूरा फुल मार्क मिलेगा। लिखने वाला सब्जेक्ट है आपका। चलो अगला देखो, वर्ग क्या अभिप्राय क्या है? वर्ग, चलो वर्ग के बारे में लिख देते हैं। वर्ग का क्या अभिप्राय है? अब देखो, चार बिंदुओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति वर्ग कहलाती है, या ऐसे कहें चार समान भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। तो मैं तो यही लिखूंगा भैया, चार समान भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। कौन सी? बंद आकृति वर्ग कहलाती। क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? चार भुजाओं से मिलकर, चार समान भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। अगला सवाल देखेंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तैयारी आपकी परिपूर्ण हो सके। व्यास किसे कहते हैं? अब देखो, व्यास आ गया। व्यास होता कहाँ है? तो व्यास वृत्त में होता है। व्यास किसे कहते हैं? तो इसको आप दो प्रकार से परिभाषित कह सकते हैं कि त्रिज्या का दोगुना। किसका? त्रिज्या का दो गुना व्यास होता है। बात समझ रहे ना? व्यास होता है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त को क्या कह सकते हैं भैया? वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा वृत्त का व्यास होता है। बात समझ गए? वृत्त का व्यास होता है। तो आपको लिखना है केवल त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा व्यास कहलाती है। जिस प्रकार से भी हो सके उस प्रकार से आपको लिखना है। अगला सवाल आपके सामने देखिए, कहता क्या है? कहता है कि अंडर रूट में 19600 बराबर 140 है। तो कह रहा अंडर रूट में 0.0196 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूं, ऐसे सवाल में पहले 1000 का इतना 1 2 3 4 अंक पे दशमलव, तो 4 जीरो से ऊपर और 4 जीरो से नीचे गुणा करना है। तब आप देखेंगे ऊपर क्या आ जाएगा, जब इससे गुणा होगा तो 196 के साथ 4 जीरो,
और देखो 4 अंक पे दशमलव, तो 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब देखो ये दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो आ जाता है क्या 196 बटे में 10,000। अब अंडर रूट लेना है, 196 का वर्गमूल क्या आएगा 14, 14 में 196 और 10,000 का वर्गमूल क्या होता है 100। अब देखो 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देना, इसलिए लिख देना है 0.14, यही सवाल का उत्तर है। यानी 0.0196 का मान होता है 0.14। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला कहता है कि 3 रुपए 8 पैसे को कैसे रुपए के रूप में लिखा जाएगा। 3 रुपया है, रुपया 3 है और 8 पैसा है और इसे लिखना है कैसे रुपए में, तो लिखो 3.08 और रुपया लगा दो, यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला का तीसरा वीडियो बताया, हल करवाया। आशा करते हैं कि यह प्रश्न सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।